Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our remaining parts of our chapter composition of matter. In previous part, we have learned various state of matter, various types of matter, physical properties of state of matter. Okay, and even we have learned what is element, what was compound, what was mixture. Now we are going to learn the further topic of this chapter, which is as follows. So for that, we move towards your textbook. So, in previous part, we have learned what is element, what is compound, and what is mixture. Now, see the property of these three different things. First one is the element. Elements क्या होता है? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? जो सिंगल आप कह सकते हो कि एटम से बना होता है, सॉरी सिंगल मतलब मॉलिक्यूल्स से बना होता है, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि एलिमेंट के अंदर ये रहा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स थे। उसी तरह से आप ऑक्सीजन भी देख सकते हो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में ये सब ऑक्सीजन से ही बने हुए हैं, उसके मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ एन एलिमेंट्स इज ओनली वन। इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एलिमेंट्स में, ठीक है, इसके वो सब क्या होते हैं? ओनली वन होते हैं, केवल सिंगल होते हैं इसके अंतर्गत। एंड इट इज दैट द एलिमेंट इटसेल्फ, और वो वही एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नाइट्रोजन एलिमेंट्स की बात कर रहे हो तो जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे ये सब किसके होंगे? नाइट्रोजन के होंगे, कोई दूसरे नहीं होंगे इसके अंदर। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हो तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। तो क्या होता है? इट इज दैट द एलिमेंट इटसेल्फ, इसमें ओनली वन होता है, वो वही एलिमेंट्स का मतलब मॉलिक्यूल्स होता है। ऑल द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक। इसमें जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो एटम्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। आप देख सकते हो सब एक ही जैसे, ठीक है। ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक एंड आर जॉइंड टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। ये सब क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, और वो एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड से क्या होते हैं? सब ज्वाइन होते हैं, ठीक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जिसके जो मतलब अलग अलग आप एलिमेंट्स की बात करो तो जो उनके मॉलिक्यूल्स भी होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे नेचुरली अलग अलग होंगे। वैसे अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन अलग हो गया नाइट्रोजन से, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? अलग होंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एलिमेंट्स। नाउ सी कंपाउंड। अब आप जानते हो कि एलिमेंट्स में केवल एक सिंगल मतलब मॉलिक्यूल्स से बना होता है, लेकिन कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ ज्वाइन किए जाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है? जैसे एग्जांपल देख सकते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट्स भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हो नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, इसमें भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बराबर। ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स था ऑक्सीजन का, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट्स है, लेकिन दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बनाए। और कंपाउंड कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस ऑफ अ कंपाउंड इज ओनली वन। इसमें बनता एक ही चीज है। जैसे इसमें क्या बना हुआ है? नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड इट इज दैट कंपाउंड इटसेल्फ, ठीक है। भले इसमें दो चीजें हैं लेकिन ये एक ही माना जाता है क्योंकि ये कंपाउंड है, और कंपाउंड को हम कभी भी कितना रिफर करते हैं? वन, भले वो दो एलिमेंट से बना हो, ठीक है। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड आर अलाइक। अब इसमें भी जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं? अलाइक होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ही कंपाउंड रहेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड आर टू और मोर टाइप। इसमें कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स? इसमें दो या दो से ज्यादा होते हैं, और ये भी एक दूसरे से क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं। कैसे ज्वाइंट होते हैं? बाय केमिकल बॉन्ड्स। द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इज कांस्टेंट, और ये क्या होता है? इसके अंदर ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट देन दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। लेकिन एक बार पहले बच्चों जब कोई कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी जिस चीज से, जिस एलिमेंट से बना होता है उससे हट करके हो जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स
और अगर आप ऑक्सीजन के एक एलिमेंट्स को मिला दो तो क्या फॉर्म होता है H2O, मतलब आपका वाटर। तो जो वाटर की जो प्रॉपर्टी होगी ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से दोनों से क्या होगी, एकदम हटके होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या होगा, एकदम डिफरेंट होगा। अब हम देखते हैं मिक्सर जैसे आप देख सकते हो इसमें नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स, यानी कि मोर देन 2 और 3 एलिमेंट्स एक साथ मिले होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स मिले हुए, लेकिन ये कंपाउंड की तरह नहीं है, अलग अलग है, मिक्सर है। कंपाउंड में क्या होते हैं, दोनों एक साथ मिलकर फॉर्म करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस ऑफ द मिक्सर आर 2 और मोर एलिमेंट्स, इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, एंड और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपाउंड है। द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिक्सर आर 2 और मोर टाइप्स, ये तो मैंने जस्ट नाउ आपको बताया। द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द मिक्सर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड आर नॉट ज्वाइंट बाय केमिकल बॉन्ड। ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे इसमें सब केमिकल बॉन्ड से बने हुए थे, लेकिन इसमें केमिकल बॉन्ड से ज्वाइंट नहीं होते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस इन द मिक्सर कैन चेंज, इसमें जो भी इसका प्रोपोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का, ये आप बढ़ा घटा सकते हो, यानी कि ये कम ज्यादा हो सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस आर रिटेन इन द मिक्सर, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके मिक्सर में बनी रहती है, थोड़ा भी चेंज नहीं होता है। Now, elements, compound, mixer, cinematic, sub-microscopic picture and characteristic। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक नॉलेज। वाटर, अब प्यारे बच्चों जो वाटर है, ये वाटर क्या होता है, कंपाउंड होता है, क्योंकि वाटर में भी बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। ठीक है, जैसे अ प्योर वाटर इज अ कंपाउंड, ईच कंपाउंड फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आपको पता है कि वाटर किससे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया H2O मिलके क्या बनता है, वाटर। Whatever may be the source of water, the proportion of its constituent elements oxygen and hydrogen by the weight is always 8:1। आप किसी भी सोर्स का वाटर ले लो, चाहे वो कुएं का हो, बराबर, चाहे वो हैंडपाइप का हो, ठीक है, चाहे वो किसी पॉन्ड का वाटर हो, आप कहीं के भी पानी को ले लीजिए, उसमें आप हमेशा क्या कॉन्स्टेंट देखोगे उसके वेट का, 8:1, मतलब ऑक्सीजन के कितने, 8, इसका एटॉमिक कितना होता है, नंबर 8, और हाइड्रोजन का कितना है, 1, तो इनका वेट कितना होगा, 8:1। एंड हाइड्रोजन इज एन इनफ्लेमेबल गैस वाइल द ऑक्सीजन गैस सपोर्ट द कंबस्टन। आपको ये मालूम है कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत तेज से जलने वाला गैस है, और जो ऑक्सीजन है वो भी आपको पता है कि ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलने में क्या करती है, हेल्प करती है। However, the compound water formed by the chemical combination of the gaseous element hydrogen and oxygen is a liquid। लेकिन जब ये दोनों हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है, वाटर। और वाटर की प्रॉपर्टी आप जानते हो, ये आग बुझाने का काम करता है। तो देखो कंपाउंड जब बना तो दोनों टोटल इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इट इज नाइदर इनफ्लेमेबल नॉर डज इट सपोर्ट द कंबस्टन। पानी बनने के बाद ना तो ये जलता है और ना जलने में हेल्प करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश द फायर। उल्टा है, पानी आग बुझाने में काम करने लगता है। तो देखो दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले अलग थी, लेकिन जब वो कंपाउंड बने तो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। उसी तरह से आप मिल्क देखिए, अब मिक्सर, मिल्क एक मिक्सर होता है। क्यों, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, इसमें वाटर होते हैं, लैक्टोज होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, एंड फ्यू मोर नेचुरल सब्सटेंसेस भी होते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ द वेरियस इंटीग्रेंट्स ऑफ द मिल्क इज डिफरेंट एज पर इट्स सोर्स। मतलब अलग अलग तरह के जो मिल्क में इंटीग्रेंट्स होता है वो उसके सोर्स के हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, द प्रोपोर्शन ऑफ फैट इन द काउ मिल्क। जैसे गाय का दूध है तो उसमें फैट कितना होता है, फैट का प्रोपोर्शन 3 से लेके 5% तक होता है। जबकि अगर आप बफेलो के मिल्क में देखो तो फैट कितना होता है, 6 to 9% होता है। द इंटीग्रेंट वाटर इज नेचुरली प्रेजेंट इन द लार्ज प्रोपोर्शन इन द मिल्क। और आप कह सकते हो दोनों में से किसी का भी दूध ले लो, मिल्क ले लो, चाहे काऊ का ले लो या बफेलो का ले लो, लेकिन उसमें पानी का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है। एंड देयरफॉर मिल्क एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द मिल्क इज ऑलवेज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है,
द स्वीटनेस ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू द इंग्रीडिएंट कॉल्ड लैक्टोज। और आपको मालूम होना चाहिए कि दूध मीठा क्यों लगता है, कि दूध के अंदर इंग्रीडिएंट्स पाया जाता है, उस इंग्रीडिएंट का नाम क्या है, लैक्टोज। इन अदर वर्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस आर रिटेन इन द मिल्क। मिल्क भले मिक्सर है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बनी रहती है। लेकिन क्या हमने वाटर के केस में ऐसा देखा, नहीं, इसमें उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थी, ठीक है, वो मतलब वो बनी नहीं रही, वो कंपाउंड बनने के बाद क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। आप ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आयरन नेल ले लीजिए जिसको आप कील बोलते हो, या तो उसका सीट ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, उसका वायर ले लीजिए, एल्युमिनियम वायर ले लीजिए, अ पीस ऑफ कोल ले लीजिए एंड रब ईच ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्रेश सरफेस ऑफ द सैंड पेपर एंड ऑब्जर्व। इसको आप क्या कीजिए, सैंड पेपर जो आता है उस पर रब कीजिए और आप ऑब्जर्व करके हैमर ईच ऑब्जेक्ट विद द फोर्स। या तो जो आप हैमर होता है, हथौड़ी आप जानते हो, इससे इसके ऊपर क्या करो, अटैक करो आप फोर्स लगा करके, उसके बाद आप ऑब्जर्व करो। टेक केयर नॉट, ठीक है, चलिए ये आप मतलब उसमें ध्यान देना कि आप अपने हाथ पे कहीं मार ना लो, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। तो आप जो ऑब्जर्वेशन पाते हो ना वो आप इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड करो। पहला, आयरन नेल, इज द सरफेस शाइनिंग, यस और नो, क्या इसमें चमक होती है कि नहीं, और क्या जब आपने उसको हैमरिंग किया तो टूट गया, फूट गया या पाउडर बन गया, ठीक है। आप अपना ऑब्जर्वेशन बताइए। आप देखोगे कि आयरन नेल, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, ये तीनों क्या है, मेटल है। तो इस मेटल में क्या होती है, मतलब इसके अंदर शाइनिंग होती है। लेकिन आप अगर जब इसको हैमरिंग करोगे तो ये मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी आप जानते हो, मेटल क्या होता है, हार्ड, और आप इसे हैमरिंग करोगे तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, बल्कि इसके फाइन सीट तैयार होंगे, पतले, मतलब कैसे आपका पेपर है वो पेपर की तरह चपटा हो जाएगा, लेकिन ये टूटेगा फूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप कोल पीस, कोयला है, कोयले में कुछ चमक होती है क्या, नहीं, लेकिन आप इसे हैमरिंग करोगे तो यस, ये क्या हो जाएगा, एकदम ब्रेक हो जाएगा, पाउडर जैसा हो जाएगा एकदम। तो द ऑब्जेक्ट इन द अबव द एक्टिविटी आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट। जैसे कुछ एलिमेंट से बने थे, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड कार्बन रेस्पेक्टिवली। फिल द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन ऑन द डूइंग द अबव द टू टेस्ट ऑन द ईच ऑफ द। आप इसमें से देख सकते हो कि इसी के ऑब्जर्वेशन पे आपको ये टेबल फिल करना है। एलिमेंट्स हैविंग द शाइनिंग सरफेस, कौन कौन से में किसमें शाइनिंग सरफेस था, आयरन में, कॉपर में, एल्युमिनियम में लिखिए। एलिमेंट दैट फ्लैटन ऑन द हैमरिंग, मतलब आप जब हैमरिंग करते हो तो कौन कौन से एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, एकदम फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें से आपके जो जो मेटल होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। एलिमेंट विथ अ डल सरफेस, कौन सा ऐसा एलिमेंट था जिसमें शाइनिंग नहीं था, मतलब वो डल था, कोल, तो आप यहाँ लिखोगे कोल। और हैमरिंग करने के बाद से कौन सा सब्सटेंस इसमें से ब्रेक हो गया, कोल, तो आप यहाँ आंसर लिखोगे कोल। तो यू नोटिस दैट द एलिमेंट्स हैड अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आपने इससे पाया क्या कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कुछ चमकदार होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पेलनेस होते हैं, कुछ मैलिबिलिटी होते हैं, तो कुछ ब्रिटलनेस होते हैं, कुछ पतले बन सकते हैं तो कुछ क्या हो जाते हैं, मतलब उसको आप हैमरिंग करोगे तो ही वो ब्रिटल हो जाएंगे, एकदम पाउडर जैसे हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, और इसी के हिसाब से सारा आपके एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है। इन अर्ली टाइम्स एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड इन मेटल एंड नॉन मेटल। पहले देखो एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, मेटल एंड नॉन मेटल, लेकिन आगे चल के एक और पार्ट में इसे डिवाइड किया गया, मेटलॉइड, ठीक है, is discovered and the detailed study of this type elements will be made in the chapter metal and नॉन मेटल। आगे आपका थिक नेक्स्ट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज जाओ टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। देखो आप एक काम कीजिए, कंपाउंड के कितने टाइप्स होते हैं इसे फाइंड आउट करने के लिए आप एप्रोटोट्स, मतलब क्या क्या सामान ले लीजिए, इवेपोरेटिंग डिश ले लीजिए, ट्राइपॉड स्टैंड ले लीजिए, ऐसे बर्नर ले लीजिए, और आपको क्या क्या चाहिए, केमिकल्स, कैम्फर मतलब जो आपका कपूर होता है, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रियोल, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया आप ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या करके देखेंगे, अगर आपने इसके अंदर कैम्फर रखा जैसे चार्ट में दिखाया गया है, अगर आप इसे हीट करोगे ना तो आप थोड़े समय के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, जैसे हीट होगा ये कैम्फर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर और ये जो
हीट है, ये हीट से गर्म होकर के ही इवेपोरेट हो जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, आप सेम प्रोसीजर जो आपके टेक्स्ट बुक में कहा गया है, लाइमस्टोन, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रियोल, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया से बारी बारी आप कीजिए और आप अपना ऑब्जर्वेशन क्या कीजिए, जो नीचे दिया गया है टेबल में लिखिए। आपने जब कैम्फर को हीट किया तो क्या कुछ उसमें बचा? नहीं, कुछ भी नहीं बचा। वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचा तो लिखोगे नो। उसका कलर, जब कुछ बचा ही नहीं तो उसका कलर क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो नो कलर। लेकिन जब आप लाइमस्टोन को अगर गर्म करते हो तो लाइमस्टोन डायरेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, तो जब ये मतलब बर्न पूरी तरह से नहीं होता है, कुछ थोड़े बहुत उसमें रेसिड्यू बच जाएगी। ठीक है, यस इसमें बचेगा और वो जो रेसिड्यू बचेगा वो व्हाइट इन कलर होगा। ठीक है, तो वैसे ही आप बारी बारी सबको क्या कीजिए, हीट कीजिए और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। तो यू सॉ इन द अबव द एक्टिविटी दैट एंड heating the strongly some compound give the residue while other do not give any residue or giving a blackish रेसिड्यू। आपने इससे क्या ऑब्जर्व किया कि किसी चीज को गर्म करने पे कुछ ऐसे भी मतलब कंपाउंड होते हैं। ठीक है, सब की कुछ कंपाउंड जलने के बाद या तो हीट होने के बाद कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ते हैं, जैसे आपने कैम्फर के केस में देखा। और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जब इसे बर्न किया जाता है तो रेसिड्यू छोड़ते हैं, जिसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ऐसे। द ब्लैकिश रेसिड्यू इज मेनली मेड ऑफ कार्बन। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको जलाने के बाद से ब्लैकिश मतलब काले काले कलर का रेसिड्यू बच जाता है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, कोई पेपर ले लीजिए। आप अगर किसी पेपर को जलाते भी हो तो आप देखोगे लास्ट में क्या होता है, ब्लैकिश काले काले कलर का क्या बच जाता है, रेसिड्यूज बच जाता है। ठीक है, तो moreover when the such a compounds are strongly heated in the air combined with oxygen to form some gaseous substances। जब आप किसी चीज को क्या करते हो, किसी कंपाउंड को स्ट्रांगली हीट करते हो एयर के अंदर, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कुछ गैसियस सब्सटेंसेस बनाता है। एंड इन दिस केस देयर कंबस्टन इज नॉट कंप्लीट, ब्लैक कलर कार्बन रिमेन बिहाइंड एज अ रेसिड्यू। तो कभी कभी क्या होता है, कंबस्टन जो होता है वो पूरी तरह से नहीं होता है, और जब पूरी तरह से नहीं होता है तो ब्लैक कलर का क्या करता है, वो एक रेसिड्यूज छोड़ देता है। एंड दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो कार्बन कंपाउंड। जैसे आपने मटेरियल देखा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो पेट्रोल और कुकिंग गैस आर मेड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन जो कैम्फर हो गया, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया यूज इन द अबव द एक्टिविटी आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपके एक्सपेरिमेंट पे ये सब नाम दिया गया है, क्या क्या, कैम्फर का, शुगर का, ग्लूकोज का, यूरिया का, आप क्या पाओगे, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। On the other hand, the compound that decompose on the strong heating to leave a residue behind are called इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन आप दूसरी तरफ से अगर देखो तो कुछ चीज ऐसे भी होती है कि आप उसको स्ट्रांगली हीट करो। ठीक है, तो हीट करने के बाद से क्या होता है, लीव अ रेसिड्यू बिहाइंड, कुछ रेसिड्यू छोड़ जाते हैं। ठीक है, बच जाते हैं, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट, सोडा, रस्ट, ब्लू विट्रियोल, लाइमस्टोन आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपने देखा था लाइमस्टोन में क्या बच गया था, व्हाइट स्कल्पिन कलर में कुछ रेसिड्यू बच गए थे। इन एडिशन देयर इज वन मोर टाइप्स ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का एक और टाइप है प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म बाय मेनी एटम एंड इन द सेंटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर मेटल एटम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे एटम्स इसके सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इनका जो मॉलिक्यूल्स होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है कंपाउंड का। एंड फॉर्म बाय मेनी एटम्स इन द सेंटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे आप बोल सकते हो एटम होते हैं इसके सेंटर में। एंड ऑल्सो इंक्लूडेड, इसके अंदर साथ साथ में मेटल एटम्स भी कहीं कहीं पे इंक्लूड होता है। जैसे एग्जांपल ले लो क्लोरोफिल, दैट कंटेन मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, दैट कंटेन आयरन। इसमें क्या क्या होता है, आयरन। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो साइनोक्लोब्लामाइन, ठीक है, जिसको विटामिन B12 बोलते हैं, दैट कंटेन अ कोबाल्ट। ठीक है, इसमें कोबाल्ट होता है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कुछ एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। ठीक है, तो वेरियस एटम इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के, वो कभी भी देखा जाए सब किससे बॉन्ड मतलब बने होते हैं, ज्वाइन होते हैं केमिकल बॉन्ड से। ठीक है,
वी आर गोइंग टू लुक एट दैट लेटर। आपको अभी कम समझ में आया होगा, लेकिन हम इसको आगे जाकर के मतलब आगे के जो चैप्टर्स दिए गए इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले। तो हम फिर से चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा एंड रिमेनिंग पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।